जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों आज फिजिक्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ। आज आप फिजिक्स एग्जाम देके आए हो। फिजिक्स 2025-26 का जो पेपर है ये पेपर डिफिकल्ट था। ऑफकोर्स सभी बच्चे थोड़े परेशान हैं बिकॉज ऑफ द स्पेसिमेन कॉपी जो हमें मिली थी। उस स्पेसिमेन कॉपी के अकॉर्डिंग बोर्ड वेटेज कुछ भी नहीं हुआ। पैटर्न जो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि एवरी ईयर नियर अबाउट वी हैव 25 to 20 मार्क्स या 25 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर में, वो न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे। और देखा जाए तो न्यूमेरिकल को भी बहुत वेटेज कम किया गया। कैलरीमेट्री चैप्टर का जो वेटेज हमेशा रहता था उसका भी वेटेज बहुत कम किया गया। पुली के न्यूमेरिकल्स भी अगर आप देखते हो तो वो भी नहीं आए। तो मतलब वन ऑफ सडन अगर हम देखें तो इस साल का जो पेपर पैटर्न जो था वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था। स्पेसिमेन कॉपी को अगर हम फॉलो करते हैं तो स्पेसिमेन कॉपी में जो एक्सपेक्टेड वेटेज थे वो भी वेटेज इस बार उन्होंने फॉलो नहीं किए। तो ये बहुत वन ऑफ सडन चेंज हुआ और इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑफकोर्स डिसमोड हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँ पेपर ऑफकोर्स डिफिकल्ट था, बट आई होप सब लोगों ने पेपर अच्छा ही सॉल्व किया होगा। आप 100% अटेम्प्ट करके आए ही होंगे। पेपर डिफिकल्ट इन द सेंस मींस व्हाट, पेपर को ये मैं कह सकता हूं कि इसके एनालिसिस करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि पेपर पूरा एप्लीकेशन बेस्ड था। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिए थे। लॉजिकल थिंकिंग कहो, हाई ऑर्डर थिंकिंग कहो, ये सारे क्वेश्चन उसी बेस पर थे। तो बच्चों डरना नहीं। आई होप आप 100% अटेम्प्ट करके ही आए होंगे और पेपर आपको अच्छा गया होगा। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डिस्कस द पेपर। बेसिकली आपने जो लिखा है और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आंसर्स क्या होने चाहिए, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। पेपर तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन था आपका वो ये था, फॉर अ बॉडी टू बी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में रखना है तो रिजल्टेंट टॉर्क ये 0 होना चाहिए। और दूसरा नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्सेस जितने भी सारे उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं ना वो भी हमारे 0 होने चाहिए। बच्चों यहाँ पर लिखा गया था मोमेंटम शुड बी 0। एक्चुअली मोमेंटम यहाँ पर नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मोमेंटम शुड बी 0। तो इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर आप लिख के आए हो जो है एक्सेलरेशन शुड बी 0। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सब लोगों ने सही आंसर यहाँ पर टिक किया होगा और इसका करेक्ट आंसर आ रहा है लाइट टू केमिकल एनर्जी। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ द 2 पुलीज विद द एफर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को 2 पुलीज में डिजाइन कर सकते हैं। एक होता है जिसमें एफर्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लगे, दूसरा हो सकता है एफर्ट वर्टिकली अपवर्ड लगे। कुछ इस तरह से डायग्राम हम देख सकते हैं यहाँ पर। लेट्स से ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे मैं कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट पुली जहां पर लोड इसको ही मैंने अटैच कर दिया, डन। रोप मैं यहां से पास कर रहा हूं कुछ इस तरह से। रोप मैंने यहां से ले लिया और यहां पे एक फिक्स्ड पुली में देने वाला हूं कुछ इस तरह से। ये बन जाएगी मेरी फिक्स पुली जो इस सपोर्ट को फिक्स्ड किया है मैंने। एफर्ट की डायरेक्शन अगर आप इस केस में देखोगे तो एफर्ट इज अप, वी आर अप्लाइंग एफर्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक मूवेबल पुली है, एक फिक्स पुली है, 2 पुलीज हमने लगा दी है। इस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम देखें कि वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये हमें 2 मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबल कंडीशन क्या है, मैं 2 पुलीज यूज करने वाला हूं, लेकिन किस तरह से। ये फर्स्ट पुली जो कि हमने सपोर्ट के साथ फिक्स करके रखी है, दूसरी पुली सिस्टम जहां पर मैं लोड अटैच कर दूंगा कुछ इस तरह से। यहां पर एक हुक, ये दूसरा हुक कुछ इस तरह से दे दिया और रोप अभी पास करना है हमें। तो यहां से टाई करके मैंने इस पुली से ये फर्स्ट रोप पास कर दिया और एफर्ट लगने वाला है वर्टिकली अप डायरेक्शन में कुछ इस तरह से। गेटिंग? ये पुलिस सिस्टम अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2 पुलिस हैं, ब्लॉक एंड टैकल ही है, 2 पुली वाला सिस्टम। यहाँ पर भी ब्लॉक एंड टैकल वाला सिस्टम है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 पुलिस हैं। तो इस केस में जब हम एफर्ट को वर्टिकली अप अप्लाई करें तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। बच्चों देखिए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट अ लोड। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस लोड को लिफ्ट करने के लिए टोटल 3 सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, 1, 2
एंड 3, ये 3 सेगमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है जो इस लोड को लिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग सेगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट द पुली। तो 3 सेगमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका वेलोसिटी रेशियो जो है वो 3 एक्सपेक्टेड है। आंसर 3E आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, मीडियम ए, ऐसे 2 मीडियम्स दिए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बी का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें निकालना है, जहां पर कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं। बच्चों अगर आप ये एंगल देखते हो ना, ये एंगल जो है ये है आपका ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है ये है आपका ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ इस तरह से। मैं ये पुली की डायग्राम्स यहां से मिटा दे रहा हूं एंड लेट्स सी नाउ, कुछ इस तरह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। तो अगर ये एंगल इंसिडेंस नहीं है तो ये एंगल जो होगा कौन सा? इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया ये एंगल, ये है आपके पास में 60 डिग्री का। रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया ये एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू साइन आई, मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर साइन 45 डिग्री। तो ये आंसर देखो बेटा कौन सा है, इसको टिक लगा दो। ये है आपके पास में 60 अपॉन 45 वाला ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ द नेक्स्ट इज when a black-ended bulb thermometer is moved beyond the red region of the visible spectrum, there is a rapid rise in temperature. This is due to the presence of. तो मतलब हमने जो स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आपको मिल जाता है गामा रेज, देन एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। आई होप आपको ये सीक्वेंस सब लोगों को याद है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन एंड रेडियो वेव रेडिएशन, एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में हमें यहां पर ये जो दिया है ये विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट में वॉयलेट से लेकर रेड तक चलती है। तो रेड के बियॉन्ड अगर आप यहां पर ब्लैक एंडेड थर्मोमीटर रखते हो तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कौन से रेडिएशंस के कारण? ये हो रहा है इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण। तो यहां पर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फास्ट मूविंग साइकिलिस्ट स्टॉप पैडलिंग ऑन रीचिंग अ हिली ट्रैक इफ he continues to move with the acquired energy then assuming no loss of energy। बच्चों अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो यहां पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो इसमें यहां पर ऑप्शन डी लगा दो, हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब अगर हम बात करें मूविंग है तो ऑफकोर्स मूविंग के केस में उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जब वो रुक जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट पे जाने के बाद। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर है हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। The distance v of virtual image formed by the lens of focal length 15 centimeter never exceed a certain finite value. Then this value will be। देखो अगर मैं यहां पर एक कॉन्केव लेंस की बात करूं तो कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्केव लेंस अगर हम ले लें यहां पर तो कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनती है? दिस वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्स इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस पॉइंट। इसमें ही यहां पर ही वर्चुअल इमेज हमेशा बनती रहती है, बराबर है कि नहीं? आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो लेकिन इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज, और वो वर्चुअल इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस के अंदर बनती है। तो ये जो डिस्टेंस उन्होंने देखे रखा है ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, इतना इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि वर्चुअल इमेज बन रही है और ये वर्चुअल इमेज जो है 15 वर्चुअल इमेज जो है वो एक्सिड फिनाइट डिस्टेंस से कुछ ज्यादा नहीं होगा। मतलब 15 सेंटीमीटर से ये डिस्टेंस कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। गेटिंग? तो वो वैल्यू कितनी हो सकती है? इट इज, देखो ये जो इमेज बनेगी यहां पर, ये इमेज लेस देन 15 पे बन सकती है,
और मैक्सिमम 15 पे बन सकती हैं, तो ऑप्शन डी कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज जो बनती है वो इन बिटवीन फोकल लेंथ कहीं पे भी बन सकती हैं या फिर एग्जैक्टली 15 पे बन सकती हैं। 15 पे कब होगा, 15 पे एग्जैक्टली कब होगा? अगर मैं कहूं कि यहां पर इस तरह से मेरे पास में बहुत सारे इंसिडेंट रेज हैं और ये सारी इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल है। अगर ये इंसिडेंट रेज की हम बात करेंगे तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद इस तरह से डाइवर्स हो जाएगी। ये डाइवर्जिंग रेज बाद में फोकस पे ही मिलती है, मतलब इमेज कहां पर बन गई, फोकस पॉइंट पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 15। 15 से ज्यादा डिस्टेंस कभी नहीं होगा, तो मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ये फिनाइट डिस्टेंस हो गया। तो यहां पर लेस देन हो सकता है, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहा, लेस देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एसर्शन और रीजनिंग वाला एक पॉइंट देखे रखा है, टाइनी एयर मॉलिक्यूल स्कैटर्स ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट। ऑफकोर्स ब्लू कलर की जो वेवलेंथ की बात करें तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रेड कलर की वेवलेंथ की बात अगर हम करें तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि भाई रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती हैं, वो बहुत कम स्कैटर होते हैं, वेराज ब्लू कलर की लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम है और बहुत ही ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं। सो द असर्शन इज ट्रू, ब्लू कलर स्कैटर्स मोर एज कंपेयर टू द रेड कलर। रीजन दिया था द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट, ये भी करेक्ट है। Refractive index of medium is greater for blue light than red light. Assertion और reasoning अगर हम बात करें ना तो ऑफकोर्स ये दोनों ट्रू है, बट अगर हम स्कैटरिंग की बात करें ना तो स्कैटरिंग जो है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्कैटरिंग डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की साइज पर, बराबर है, मॉलिक्यूल्स की साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। गेटिंग? यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है बेसिकली। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लैंप L1, L2, L3, L4 whose failure would not interrupt the power supply of other lamps। मतलब 4 लैंप्स यहां पर लगाए गए, L1, L2, L3, L4 लाइक दिस। इन 4 लैंप में से ऐसा कौन सा लैंप है जो कि अगर फेल्ड हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम के कारण वो लाइट अगर यहां पर फ्यूज हो गया, फिर भी दूसरे लाइट्स पावर सप्लाई उनको चलता रहेगा, वो लाइट काम करते रहेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं L2 पर। L2 को अगर मैं यहां से निकाल भी दूं फिर भी L1, L3, L4 ये प्रॉपर काम करते रहेंगे, इनको पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो बच्चों यहां पर है आपका करेक्ट ऑप्शन L2। L2 का फेलियर होने के बाद भी आपका सर्किट L1, L3 और L4 को प्रॉपर सप्लाई देते रहेगा, काम करते रहने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर आर एडेड टू द 3 सिलेंडर जार्स A, B, C। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 सिलेंडर्स ले लेने हैं और 3 सिलेंडर्स में हमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है। तीनों की हाइट भी सेम है, लेकिन उन्होंने कहा आगे कि इन तीनों का रेडियस अलग अलग है, RA, RB, RC। मतलब रेडियस ऑफ ए जार, रेडियस ऑफ बी जार और रेडियस ऑफ सी जार, इन तीनों के रेडियस में कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। तो रेडियस ऑफ बी सबसे कम दिया, उससे थोड़ा ज्यादा रेडियस ए का दे दिया, उससे ज्यादा रेडियस उन्होंने सी का दे दिया। तो अगर हम 3 जार्स को निकाले यहां पर तो जार 1 इसका रेडियस सबसे कम है, तो मैंने जार 1 कुछ इस तरह से निकाल दिया। देन जाते हैं, ये जो रेडियस है सबसे कम वाला ये बी जार हो गया हमारे पास। देन नेक्स्ट जार की बात करें तो इससे थोड़ा ज्यादा रेडियस हम निकाल लेते हैं और ये रेडियस थोड़ा ज्यादा है, किसका? रेडियस ए का। तो ये ए जार हो गया हमारे पास में, और इससे भी थोड़ा ज्यादा रेडियस दिया गया है, किसका? सी इसका। तो वी हैव 3 जार्स ए बी सी इस तरह से। बी जार का रेडियस सबसे कम, ए जार का रेडियस बी से थोड़ा ज्यादा, सी जार का रेडियस जो है वो ए से मैक्सिमम हो गया। तीनों की हाइट लेकिन सेम है, तीनों में हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। अगर मैं तीनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल करूं ना बच्चों, तो यहां पर ये इतना आ जाएगा, इससे थोड़ा कम, और सबसे कम पानी इसमें रहेगा। इस तरह से आपको दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम
वाटर का वॉल्यूम तीनों में सेम है, लेकिन रेडियस कम ज्यादा होने के कारण इसमें वाटर कॉलम की हाइट कम ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे टॉप से लेकर यहां पर सबसे कम एरिया जो ओपन है वो आपको दिखा रहा है, यहां पर उससे थोड़ा ज्यादा और यहां पर सबसे ज्यादा। बच्चों यहां पर आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। उन्होंने आगे कहा इफ यू ब्लो एयर इनटू द माउथ ऑफ दिस जार, यहां पर एयर ब्लो करना है, यहां पर ब्लो करना है, यहां पर ब्लो करना है। अगर आप इन तीनों जार्स में एयर ब्लो करोगे तो विच ट्यूब विल प्रोड्यूस द श्रिलेस्ट साउंड, सबसे श्रिल साउंड किसमें प्रोड्यूस होगा? तो आई टेल यू, यहां पर जो श्रिलनेस होती है ना सबसे कम, सबसे ज्यादा श्रिल साउंड जो होगा वो यहां पर, जिस पर्टिकुलर जार में लेंथ, एयर कॉलम की लेंथ कम होती है वहां पर श्रिलनेस साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला है। तो बी जार जो है इसकी यहां पर अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ वी कैन से लेंथ कॉलम की जो हाइट है सबसे कम है, तो यहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पिच आपको मिलेगी। तो श्रिलेस्ट साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय बी जार। A metallic wire is stretched in such a way that its new length becomes twice of the original length. एक मेटालिक वायर है, इसे आपने स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ बन गई डबल। हाउ डज इट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंजेस? तो ये जो मटेरियल है ना इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या चेंज हो जाएगा? अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करते हो डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कुछ भी चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ यहां पर, तो मटेरियल सेम है, इसका मतलब रिमेन्स द सेम, स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम रहेगी। The correct formula to calculate the equivalent resistance of the resistor R1 R2 when connected in parallel. अगर ये दो रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R1 और R2, इनको पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया तो इसका आंसर क्या मिलेगा? बच्चों आपने सही आंसर टिक करके आए होंगे। हमें पता है कि रेजिस्टेंस हम निकालते हैं पैरेलल में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे पैरेलल रेजिस्टेंस निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर देते हो तो 1/Rp मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये आप मिल जाते हो। लेकिन हमें RP निकालना है, 1/RP नहीं। तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करने से RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? देखो इसमें R1 इंटू R2, ये वाला। तो ऑप्शन बी जो है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो बी फॉर्मूला आपने लगाओ। बच्चों टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अभी तक मेरे ख्याल से सारे आंसर यही लिख के आए हो और आपको फुल मार्क्स 100% मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 में दिया द डायग्राम बिलो शोज द टॉप व्यू ऑफ द वायर ए एज शोन बाय अ क्रॉस सेक्शन X कैरिंग करंट इनटू द प्लेन। एक वायर दी है, इस वायर में करंट इनटू द प्लेन जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये वायर, इसमें से करंट अंदर जाने वाला है, जा रहा है इनटू द प्लेन। विच ऑफ द compass, there are two compasses are shown actually, which of these compasses is correctly aligned with the magnetic field produced by the current carrying wire? इस वायर में से करंट अंदर जा रहा है तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड में प्रोड्यूस होगा। तो वायर के अराउंड में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपने राइट हैंड थंब का यूज किया होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? देखो, आप अगर इस साइड से इस वायर को देखो, इस वायर के अंदर करंट पास होने वाला है, तो आप थंब डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग लगा देते हो और ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स आप मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर देते हो। मतलब दिस ऑल फिंगर्स आर गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किस तरह से है? क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो कौन सा कंपास ये करेक्ट डायरेक्शन बता रहा है? ये वाला। तो ओनली 1, 2 of course not. So your correct answer is only 1 is aligned. Very good. क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 14 क्या दिया गया? 3 सब्सटेंसेस A, B, C ऑफ द सेम मास, तीनों का मास सेम है। A, B, C ऐसे 3 हमारे पास सब्सटेंसेस है, तीनों का मास सेम है एंड प्रेजेंट इन द रेस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट। अभी वो उनके मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। A, B, C 3 सब्सटेंसेस है, तीनों का मास सेम है, तीनों अभी मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। On heating, if the melts completely in 5 minutes, 7 minutes and 3 minutes, A मेल्ट हो रहा है 5 मिनट्स में, B मेल्ट हुआ 7 मिनट में, C मेल्ट हुआ 3 मिनट्स में। सबसे ज्यादा मेल्ट होने के लिए किसने टाइम लिया? B ने टाइम ले लिया। Then which substance has the highest specific latent heat? ऐसा अज्यूम करना है आपको कि सभी सब्सटेंसेस को रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई प्रॉपर हो रही है। अज्यूम द हीट इज एब्सॉर्ब एट द सेम रेट। नाउ अगर यहां पर
बी सबसे ज्यादा समय अगर लगाता है तो उसे मेल्ट करने के लिए उसने जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की वो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली। तो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है मेल्टिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है वो सब्सटेंस को हम कहेंगे कि उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट सबसे ज्यादा है। तो सब्सटेंस बी ज्यादा समय लगा रहा है, इसका मतलब उसे मेल्ट होने के लिए सबसे ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत है और इस एनर्जी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट सब्सटेंस बी की हो गई। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, एन एटम ऑफ लिथियम कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होगा? तो आपको समय पता है कि मास जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनका एडिशन कर दो तो ये आपको 7 मिल जाएगा। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही था, बाकी क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल थे बच्चों, डरना नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये था एमसीक्यूज। आई होप आपने 15th एमसीक्यूज के आंसर्स यही लिख के आए हो और ये आंसर्स आपके करेक्ट आंसर से बच्चों आपको 15 में से 15 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। यू डोंट वरी अबाउट दैट, व्हाटसोएवर हैपन, कुछ भी हो जाए, पेपर आपने कैसा भी लिखा हो, लेकिन अगर आपने पेपर को 100% अटेम्प्ट किया है तो डरने की कुछ बात नहीं, पेपर अच्छा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Complete the following by choosing the correct answers from the bracket. A car is moving in the uniform circular motion. The direction of friction between the tires and the path. अगर कार चल रही है सर्कुलर मोशन में तो कार के जो टायर्स है और जो सरफेस है इनमें फ्रिक्शन होगा। इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? A car is moving in the uniform circular motion. The direction of the friction between the tires and the path is always towards the center. सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण टायर्स जो कार जो है वो सर्कुलर मोशन में आने वाली है, तो हम लिखेंगे टूवर्ड द सेंटर। When the ray of light passes from denser to rarer medium, denser to rarer medium में पास होने वाली है। जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रैवल करती है ना बच्चों, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो लाइट की प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसर टू रेरर में अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। The lead of the calorimeter minimizes heat loss by, कैलोरीमीटर को आपने लीड लगा के रखा है, ऊपर से ढक्कन लगा के रखा है। ये लीड का काम क्या होता है? ये मिनिमाइज करेगा हीट लॉस को और वो कन्वेक्शन के थ्रू करता है, रेडिएशन के थ्रू नहीं। क्वालिटी ऑफ द साउंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवफॉर्म। A substance whose resistance becomes almost negligible at the temperature near absolute zero is called। जब किसी मटेरियल को आप टेम्परेचर कम करवा देते हो, टेम्परेचर कम करने से अगर उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया, निग्लिजिबल हो गया, तो उस पर्टिकुलर वायर को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सुपर कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिसे कूल करने से उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा सुपर कंडक्टर। एंड अल्फा इज व्हाट एग्जैक्टली? अल्फा रेडिएशन डेविएट्स मिनिमम। सबसे मिनिमम डेविएशन किसका होता है? अल्फा का डेविएशन मिनिमम होता है। दिस इज वी कॉल्ड एट द 6। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन 2 में आप 6 आउट ऑफ क्वेश्चन 2 का ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें 6 क्वेश्चंस आपको 100%, 6 मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे। दैट्स इट। नाउ सेकंड बीट है, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स। बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डिपेंड करती है वो फर्स्ट बीट शायद आपने करेक्ट लिखा होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। कमेंट करते रहो आपने कितने आंसर्स करेक्ट लिखे हैं और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या लिखे आए हो। तो बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के शेप पर डिपेंड करती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी पे जो आपको अमाउंट ऑफ मास है ना, वो मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द बॉडी, इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आई होप आपने करेक्ट लिखा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लता कट्स अ पोटैटो इनटू 2 हाफ। एक पोटैटो लिया लता ने, उसे कट किया, उसके 2 पार्ट्स बना दिए यूजिंग अ कटर विच बिलोंग्स टू द क्लास 2 लीवर। शी नीड्स एफर्ट इवन। देखो, लता को एक पोटैटो दिया गया था और उस पोटैटो को कट करने के लिए लता ने जो लीवर यूज किया है वो क्लास 2 लीवर था, कुछ इस तरह से। लेट्स से ये कटर है, इस कटर को अगर मैं क्लास 2 लीवर बना दूं तो क्लास 2 लीवर में कुछ पोजीशन इस तरह से होती है। यहां पर होगा फलक्रम, देन पोटैटो यहां पे रखा गया होगा, ये है हमारा लोड, और आप एफर्ट अप्लाई करने वाले हो कुछ इस एंड पर। सो फलक्रम, लोड, एफर्ट, इस तरह से कुछ पोजीशन बन जाती है। तो लता ने एक लीवर लिया है,
पोटैटो को कट करने के लिए। ये लीवर है क्लास 2 लीवर, मतलब कटर जो है वो क्लास 2 लीवर है। इसमें डिस्टेंसेस बच्चा आप सब लोगों को पता होगा, फलक्रम से लेकर अगर मैं लोड की बात करूं, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लोड आर्म। करेक्ट, सही है। फलक्रम से लेकर अगर हम एफर्ट तक ये डिस्टेंस की बात करें तो इसे कहा जाता है एफर्ट आर्म। याद आ रहा है, ये सारे डिस्टेंसेस होते हैं। नाउ ये जो फर्स्ट केस दी गई है, इस केस में उन्होंने कहा कि लता को एफर्ट लग रहा है, उस एफर्ट को हम कहेंगे E1। केस 1 में जो एफर्ट लगा उसे उन्होंने मार्क किया है E1 एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू कट द पोटैटो इन 2 हाफ। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा देन शी कट्स द 1 हाफ ऑफ दिस पोटैटो अगेन। फर्स्ट केस में उन्होंने पोटैटो के 2 टुकड़े कर दिए, अभी जो 1 हाफ उसे फिर से कट करने की कोशिश की गई, उसे फिर से कट किया गया। देन शी कट्स द 1 हाफ अगेन बट दिस टाइम शी नीड्स एफर्ट E2। केस 2 में जो एफर्ट लगा ये है E2, इतना। दे हैव मेंशन देयर इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, एफर्ट 1 जो फर्स्ट केस में लगा ये ग्रेटर है E2 से, देन इन विच केस, फर्स्ट केस और सेकेंड केस, वाज द पोटैटो क्लोजर टू द हैंड। ये पोटैटो एफर्ट मतलब हैंड यहां पर है। सो कौन से केस में पोटैटो जो है वो एफर्ट की तरफ होगा, हाथ के नजदीक होगा। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां पर अगर आपको केस लिख देना है तो आप केस 1 को लिखोगे, केस 1 इन विच केस। सो इसका आंसर हो गया इन केस 1। क्यों, अभी देखते हैं। केस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, यहां पर आपको आंसर लिखना है केस 1 में। कैसे, इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन आप ये लिखना एक्सपेक्टेड था या आपने सब सही लिखा होगा, यही आप लिखे आए होगे। बच्चों अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बराबर है, और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। सही बात है, करेक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड नाउ हियर। अगर सपोज मैं मैकेनिकल एडवांटेज को देखो, यहां पर मैंने जो लोड आर्म लिया, लोड आर्म मतलब ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या होगा? अगर मैं लोड आर्म को इंक्रीज करूं मतलब लोड को मैं हैंड एफर्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। अगर मैंने लोड आर्म को इंक्रीज किया मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा, पोटैटो शिफ्ट होने वाला है एफर्ट्स की तरफ। अगर मैंने इसे इंक्रीज किया तो मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज को डिक्रीज कर दूं तो मुझे एफर्ट ज्यादा लगने वाला है। गेटिंग? देखो एफर्ट आर्म लोड आर्म को इंक्रीज करने से पोटैटो शिफ्ट हो गया एफर्ट की तरफ, और पोटैटो अगर मैं एफर्ट की तरफ शिफ्ट करूं तो मुझे एफर्ट ज्यादा लग रहा है। तो कौन से केस में एफर्ट ज्यादा है? E1 के केस में एफर्ट ज्यादा है। अगर E1 के केस में एफर्ट ज्यादा है तो मतलब लोड पोटैटो जो है वो एफर्ट की तरफ है। तो केस 1 इसका आंसर हो गया। आप यही अगर ये रीजन लिखे आए हो तो ऑफकोर्स आपको मार्क्स मिलेंगे, और आई होप आपने यही रीजन लिखा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, ये थे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों आपने क्या आंसर्स लिखे हैं जरूर कमेंट करिए, और आई होप मैं जो आंसर बता रहा हूं वही आंसर आप लिख के आए हो। यस, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन 3, इसमें एक कुछ ग्राफ हमें देके रखा हुआ है एंड इट इज रिलेटेड टू द इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। कुछ इस तरह से है, चलो देखते क्या है। The graph below shows the variation of image distance v with the object distance u when the object is kept in front of a lens। एक लेंस है, एक लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और इमेज उसकी फॉर्म हो गई। तो बच्चों ये ग्राफ को देखकर आप आइडेंटिफाई करना उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि आप आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। आप कौन सा लेंस सी से एक्सपेक्ट करोगे? वेरी गुड। कैसे? देखो अगर मैं ये डिस्टेंसेस की बात करूं यहां पर, तो ये डिस्टेंसेस जो है अलोंग द वाई एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर ये सारे डिस्टेंसेस होते हैं हमारे पॉजिटिव। गेटिंग? ओरिजिन से लेफ्ट साइड की ये सारे डिस्टेंसेस होते हैं हमारे नेगेटिव, ओरिजिन से राइट साइड की ये सारे डिस्टेंसेस होते हैं हमारे पॉजिटिव, एंड सो ऑन। तो अगर मैं ओरिजिन से ये वर्टिकली अप की बात करूं तो यहां पर ये सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप बताइए कब और कौन सी लेंस इमेज
इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो बच्चों हमने डिस्कस किया है, हमने पढ़ा है कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस होती है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव रहा तो इमेज कौन सी बनती है? रियल। कॉन्वेक्स लेंस ही सिर्फ रियल इमेज बनाती है, कॉन्केव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बना देती है। सो ऑफ कोर्स यहां पर ये पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस मतलब रियल इमेज मतलब कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर आपने कॉन्वेक्स लेंस ही लिखा होगा, इसका आंसर आपने कॉन्वेक्स लेंस ही लिखा होगा। अरे फिर से मैंने गलत कर दिया, ऑफ कोर्स lens. Now moving forward, what would be the magnification more than 1, less than 1, equal to 1 if the object is placed between the f and 2f? उनका ये पॉइंट कहना है बच्चों, अगर आप इस कॉन्वेक्स लेंस को ले लेते हो, अगर आपने लेंस को करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इस कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है? इफ यू आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f and 2f, अगर आप ऑब्जेक्ट यहां पे रख देते हो तो मैग्निफिकेशन क्या बनता है? इज इट मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1? बच्चों हमने इस केस को बहुत बार पढ़ा है, हमने समझा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख देते हो तो रियल इमेज फॉर्म होती है, और रियल इमेज जो होती है ना वो मैग्निफाइड इमेज बन जाती है। रियल इमेज यहां पर बनेगी और ये रियल इमेज जो बनती है वो मैग्निफाइड इमेज बनती है। तो मैग्निफाइड इमेज अगर है, मैग्निफिकेशन जो है वो मोर देन 1 हो जाएगा, मोर देन 1। ये आंसर आपने लिखा होगा। आई होप आपने यही आंसर्स लिखे हैं। बच्चों आपने आंसर्स क्या लिखे हैं ना, मुझे जरूर कमेंट करिए। अगर कुछ आपको कंसेप्चुअल में कुछ पॉइंट लग रहा है तो प्लीज वो भी कमेंट करिए। व्हाई आंसर इज योर इज समथिंग डिफरेंट। मैं आंसर अगर बता रहा हूं वो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आंसर एक्सपेक्टेड है तो बच्चों क्यों, उसके जरूर कमेंट करिए। उसमें कुछ वेरिएशंस अगर हैं तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मच मोर बेटर। नाउ ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी चलते हैं क्वेश्चन 2 में। देखो, अ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। चलिए, अ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल विद द स्विच एंड रेहोस्टैट इन सीरीज। देखो एक रेजिस्टेंस लिया गया है, इस रेजिस्टेंस को स्विच अटैच किया गया, रेहोस्टैट अटैच किया गया। स्विच, रेजिस्टेंस एंड रेहोस्टैट ये तीनों सीरीज में है, और ये किसके अक्रॉस में कनेक्टेड है? एक सेल के अक्रॉस में कनेक्टेड है। A voltmeter is connected in parallel to the cell। चलो इसको डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम बनाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया, गेटिंग रेजिस्टेंस R is connected across the cell with the switch and rheostat in series। तो मैं यहां पर इसे कनेक्ट कर देता हूं एक स्विच से। ये बन गया मेरा स्विच कुछ इस तरह से, ये है सेल और रेहोस्टैट यहां पे दिखा देता हूं। ये मैंने ले लिया रेहोस्टैट और इसे क्लोज्ड कर दिया, डन। देखो बच्चों, ये है RH मतलब रेहोस्टैट, ये है स्विच, ये है सेल और ये है रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द सेल। इसके अक्रॉस में एक हमें यहां पे वोल्ट मीटर लगा देना है, पोटेंशियोमीटर को हो, वोल्ट मीटर को हो, कुछ हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। लॉन्ग पॉजिटिव, शॉर्ट नेगेटिव, इस तरह से ये सर्किट डायग्राम बन गई। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी हैव मेड अ सर्किट डायग्राम। कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बन जाएगी। करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज यूजिंग द रेहोस्टैट। रेहोस्टैट को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, रेहोस्टैट को अगर मैं चेंज कर दूं तो चेंज इन रेहोस्टैट, यहां पर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण करंट में हमें चेंज मिलने वाला है। तो हमें उन्होंने कहा कि करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज्ड। करंट I हमें इंक्रीज कर देना है। इस स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो होने लगा, करंट I हम इंक्रीज कर रहे हैं। करंट I इज इंक्रीज्ड, ये कहा। अगर इस करंट को हमने इंक्रीज कर दिया तो फर्स्ट बीट उन्होंने कहा कि हाउ विल द वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन द सेम। वोल्ट मीटर की रीडिंग में चेंज क्या होगा? बच्चों इसे अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, अगर मुझे इसे फाइंड आउट करना है तो क्या करूं? हमें पता है कि EMF इज इक्वल टू V प्लस V होता है। एप्सिलॉन मतलब EMF, कैपिटल V मतलब टर्मिनल वोल्टेज, स्मॉल v मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। कुछ इस तरह से इसका हमें फॉर्मूला पता है। बच्चों अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं तो ये EMF अक्रॉस द सेल होता है। V मतलब टर्मिनल वोल्टेज है, जब सर्किट काम कर रहा है तो जब सर्किट में से करंट फ्लो होता है तो उस टाइम पे सेल के अक्रॉस में जो होता है वोल्टेज, उस वोल्टेज को हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। और सेल के अक्रॉस में यहां पर इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ
पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, वो पोटेंशियल ड्रॉप को हम कहते हैं स्मॉल v। इस तरह से तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। यहां पे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, हमें v मतलब टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज v जो ना ये कम होगा या ज्यादा होगा। तो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बराबर है v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस v, ये पोटेंशियल ड्रॉप। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये पोटेंशियल ड्रॉप मतलब I एंड स्मॉल r होता है। तो स्मॉल r इट इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों अगर मैं करंट को इंक्रीज करूं, देखो उन्होंने कहा करंट I को इंक्रीज कर दिया, मतलब ये I को अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो V की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं I को इंक्रीज कर दूं तो V की वैल्यू जो है वो कम हो जाने वाली है। तो यहां पर हाउ विल द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंजेस, करंट को इंक्रीज करने से वोल्ट मीटर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों आपने सही आंसर लिखा है, वेरी गुड। अगर आपके पास में कुछ आंसर अलग आ रहा है तो प्लीज कमेंट में, बेटर एक्सप्लेनेशन हम देंगे। जस्टिफाई योर आंसर, तो यही आपको लिख देना था। एज वी नो एप्सिलॉन इज इक्वल टू v प्लस v। अगर यहां पर हम देते हैं v को, टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस v। v होता है I इंटू स्मॉल r, स्मॉल r मतलब सेल का रेजिस्टेंस। करंट को इंक्रीज करने से ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होने से v जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशंस। बच्चों नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होते हैं? द वाइब्रेशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस, यही आपने लिखा होगा। हाउ इज द वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द डैम्प्ड वाइब्रेशन? नेचुरल वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है? विथ इन टर्म्स ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के टर्म में डिफरेंस बताना है। बच्चों नेचुरल वाइब्रेशन का अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हो, नेचुरल वाइब्रेशंस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम देखें तो किस तरह से मिलता है? आपने नेचुरल वाइब्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से निकाला होगा, लाइक दिस वन, ऐसे, है ना। तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड जो है ना वो कांस्टेंट है, वो कभी कम नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो रेजिस्टिव फोर्स का अब्सेंस है, मतलब यहां पर एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं है, ना तो एनर्जी लॉस होगा ना तो एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट आपको मिलेगी, मतलब ये कांस्टेंट होने वाला है। द वाइब्रेशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से मिल गया। डैम्प्ड वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो डैम्प्ड वाइब्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलने वाला है, समथिंग लाइक दिस। देखो ये है मेरे पास में डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड धीरे 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 ग्रेजुअली कम होते जाएगी एंड विल सी द एम्पलीट्यूड इज सीज्ड, ये बंद हो गई। ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड कम होती है, तो आप डिफरेंस क्या लिखोगे? इन द डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशंस वर एग्जैक्टली दे आर इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा? धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होती जाएगी, तो ये डिफरेंस है। सो इन केस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, बट इन केस ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मेटल पीस ऑफ थर्मल कैपेसिटी 40 जूल पर केजी, सॉरी, a metal piece of thermal capacity 40 joule per Kelvin absorbs 800 joule of heat. Calculate the rise in temperature if of this metal piece. चलो क्वेश्चन में एक ही न्यूमेरिकल आ गया बच्चा, ये अभी तक तो न्यूमेरिकल पूछे नहीं थे, बहुत कम न्यूमेरिकल्स इस पेपर में आ गए हैं। डोंट नो, ड्रास्टिक चेंज हमें कुछ यहां पर मिल गया है। मेटल पीस ऑफ थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी C डैश से डिनोट की जाती है, और थर्मल कैपेसिटी एक मेटल पीस की जो है 40 जूल पर केल्विन इतनी, एब्जॉर्ब्स 800 जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, हीट Q से डिनोट करो, H से डिनोट करो, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 800 जूल, इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया गया है। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मेटल पीस, इस मेटल पीस में टेम्परेचर चेंज होगा, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ वो हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको इसका फॉर्मूला पता है ना। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी इज व्हाट एग्जैक्टली? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर चेंज इन टेम्परेचर, कुछ इस तरह से, गेटिंग? तो यहां पर अगर हम टेम्परेचर, मैं के लिख देता हूं, केल्विन की जगह पे मैं चेंज इन टेम्परेचर लिख देता हूं, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों डेल्टा टी को फाइंड आउट करना था, तो डेल्टा टी मैं लिख देता हूं यहां पर, डेल्टा टी इज इक्वल टू C डैश, सॉरी, डेल्टा टी इज इक्वल टू Q
अपॉन सी डैश, Q इज 800 जूल और सी डैश जो है वो है हमारे पास में 40। तो इसे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये सही आंसर आपने लिखा होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस और 20 केल्विन। तो एक ही न्यूमेरिकल मिला था आपको आसान था, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एसी जनरेटर नेम द पार्ट विच हैज द फॉलोइंग फंक्शन। एसी जनरेटर में ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं कि जो ये फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। इंटेंसिफाइज द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिफाइज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाइज करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। तो हम एसी जनरेटर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लगाते हैं, कुछ परमानेंट मैग्नेट्स को लगाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो परमानेंट मैग्नेट्स या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेट स्ट्रांग होगा, कितना मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर आपने सिंपली मैग्नेट भी लिखा होगा, देन आल्सो यू विल गेट द मार्क्स। नाउ मटेरियल मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट्स एंड द एक्सटर्नल सर्किट। रोटेटिंग पार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट कौन बना के रखता है। यहां पर हमने रिंग यूज की है जिसे हमने कहा था स्लिप रिंग। तो दो स्लिप रिंग हम यूज कर लेते हैं यहां पर। ये स्लिप रिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन करती है रोटेटिंग पार्ट में, लाइक दिस वन। ये आंसर सही होगा, शायद आपने यही आंसर्स लिखे हैं। आई होप आपके आंसर्स और मेरे आंसर मैच हो रहे हैं। अगर भाई कहीं पे अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज तो प्लीज कमेंट करते रहो। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या कि यहां पर एक न्यूक्लियस को हम स्प्लिट करने वाले हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज फ्यूजन। फ्यूजन कॉम्बिनेशन जहां पर न्यूक्लियस को कंबाइन किया जाता है, ये फ्यूजन प्रोसेस होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल है, वेराज न्यूक्लियर फ्यूजन की बात अगर हम करें तो फ्यूजन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई प्रेशर की जरूरत होती है, एंड सो ऑन। ऐसे कुछ डिफरेंसेस आपने लिख दिए होंगे और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। मूविंग फॉरवर्ड चलते हैं अगले बीट्स पर। मोनोक्रोमेटिक रे स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द आइडेंटिकल प्रिज्म एबीसी। तीन प्रिज्म है, तीनों आइडेंटिकल प्रिज्म है और इसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक हो रही है, मतलब सिंगल कलर यहां पर हमने स्ट्राइक करवाया है। डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कुछ अलग होगा, यहां पर कुछ अलग होगा, यहां पर कुछ अलग होगा। द डायग्राम बिलो शोज देयर रिफ्रैक्टेड रेस। देखो प्रिज्म के अंदर ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। स्टडी द पाथ ऑफ दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड आइडेंटिफाई इन विच द डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस is maximum, angle of incidence is minimum and the angle of incidence is equal to the angle of emergence। ये तीन केसेस आपको आइडेंटिफाई करनी थी बच्चों। यहां पर भी आपने सही आंसर्स लिखा होगा, लॉजिक आपने सही लगा दिया होगा। तो सबसे पहले हम अगर सी की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तीनों में से ऐसा कौन सा प्रिज्म है जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो रहा है। सही कहा आप लोगों ने। क्वेश्चन इसका आंसर है सी। बच्चों कैसे आइडेंटिफाई किया गया। यू कैन सी द रिफ्रैक्टेड रे एंड बेस। रिफ्रैक्टेड रे इज एग्जैक्टली पैरेलल विद द बेस। जिस पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आप देखते हो कि रिफ्रैक्टेड रे जो ना वो बेस के साथ अगर एग्जैक्टली पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट ये इक्वल होते हैं इस केस में। whenever the refracted ray is exactly parallel with the base then angle I is equal to angle E। इसे मिनिमम डेविएशन पोजीशन ऑफ प्रिज्म भी हम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी दो बिट्स हमारे पास आ गए तो ये सी आपने सही आंसर लिखा होगा, यही लॉजिक आपने भी लगाया होगा। चलते हैं ए और बी की केस में। बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मिनिमम कौन से दो में है, ए और बी में, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो आई विल टेल यू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं ना इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो जिस किसी डायग्राम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर आपको मिल रहा है, देखो बी की अगर केस करें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ए की अगर हम केस कंसीडर करें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिल गया। तो बच्चों जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर है
उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ग्रेटर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम बी में आपको मिल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मिनिमम ए में आपको मिलने वाला है। तो बी ए सी, ये कुछ सीक्वेंस में आंसर्स इसका एक्सपेक्टेड था, तो शायद आपने ऐसे ही कुछ आंसर्स लिख के आए होंगे। सो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आउट ऑफ 40 में से 40 आप जरूर लाओगे, बी कॉन्फिडेंट। आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही लिखे हैं, कहीं पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ये एक्सपेक्टेड था, तो प्लीज करो, कमेंट जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम सेकेंड पार्ट को जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।